तो रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि टीसीएस है क्या। तो देखिए ये जो टैक्स है, ये दो टैक्स होते हैं, एक टीडीएस एक टीसीएस। टीडीएस हमारा क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो हम कोई भी चीज़ अगर परचेज करते हैं, किसी तरह की सर्विस जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो उसके अंदर हम पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट करते समय उसमें टैक्स काट के पेमेंट करते हैं, यानी कि वहाँ पे हम टैक्स कलेक्ट नहीं करते, वहाँ पे हम टैक्स डिडक्ट करते हैं। यानी कि जो भी हम पेमेंट करते हैं वहाँ पे टीडीएस हम डिडक्ट करते हैं। तो उस केस में हम वहाँ पे सर्विस रिसीवर होते हैं, हमने कोई ना कोई सर्विस ली है तो हम वहाँ पे टैक्स डिडक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन इसी तरह से एक होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इस केस में हम टैक्स डिडक्ट नहीं करते हैं, इस केस में हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। एक तरह से जैसे मैं कह सकता हूँ नॉर्मली सेल टैक्स होता है, उसी तरह से मैं अपने गुड्स को सेल करूंगा। तो जो भी मैं गुड्स सेल करूंगा, उस गुड्स सेल के ऊपर मैं अपने बायर से ये टैक्स चार्ज करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा जीएसटी चार्ज करते हैं सेल के ऊपर कस्टमर से, इसी तरह से ये टीसीएस चार्ज करते हैं कस्टमर से सेल के ऊपर। और ये टैक्स चार्ज करने के बाद हम इसको गवर्नमेंट को दे देते हैं। एक तरह का ये भी जो है इनकम टैक्स के ही अंडर में आता है। और जो सामने वाली पार्टी है उसकी जो आगे इनकम होगी उस चीज से जो मैं उसको सेल कर रहा हूँ, तो उसका टैक्स मैं पहले ही उससे कलेक्ट कर लेता हूँ और कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देता हूँ। तो इसे हम टीसीएस बोलते हैं। टीसीएस स्टार्टिंग से ही काफी सारी गुड्स पे लगता आया है, जैसे कि स्क्रैप। स्क्रैप हम किसी को सेल करते हैं तो उस पर भी टीसीएस चार्ज होता है। ठीक है। उसके अलावा तेंदुल लीव है। ठीक है। और जंगल की लकड़ियां हैं, अल्कोहल है, काफी सारी चीजें हैं जिन पे टीसीएस लगता आया है। ठीक है। और ये टीसीएस हम स्टार्टिंग से ही सेल बिल के ऊपर लगाते थे। सेल जो इनवॉइस हम बनाते थे उस टाइम पे सेल वाउचर में हम इसको अप्लाई करते थे। ठीक है। लेकिन 2020 के अंदर टीसीएस से रिलेटेड गवर्नमेंट ने एक नया सेक्शन हमारे सामने लेके आए जिसका नाम था 206C, और इसका पेमेंट कोड 1H है। इस सेक्शन का नाम है सेल ऑफ एनी गुड्स। यानी कि एनी गुड्स मतलब किसी तरह की भी गुड्स आप सेल करें उस पर आपको टैक्स चार्ज करना होगा, एग्जेम्प्ट उनको छोड़ के जिस पे पहले से ही टीसीएस था। यानी कि जैसे स्क्रैप, तेंदुल लीव, अल्कोहल, इन सब पे जिस पे पहले से ही टीसीएस था उनको छोड़ के बाकी कोई भी गुड्स आपकी है, हर तरह की गुड्स पे आप टैक्स चार्ज करेंगे अपने बायर से इस सेक्शन के अंडर में जिसका नाम है 206C1H। और इसमें टैक्स का जो रेट होगा वो होगा 0.1%। ठीक है। 0.1% जो है उनके लिए है जो पैन में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो पैन से रजिस्टर्ड नहीं है उन सबके लिए 1% है। जैसे आपने टीडीएस में सुना होगा कि जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता उसमें 20% टीडीएस डिडक्ट होता है। इसी तरह से यहाँ पे जिसके पास भी पैन कार्ड नहीं है उनसे 1% टीसीएस चार्ज किया जाएगा, अदरवाइज 0.1% ये टैक्स है। अब बात आती है कि ये किस पे अप्लाई है और कौन इस टैक्स को डिडक्ट करेगा। जैसे कि हम जानते हैं इसमें हम सेल करते हैं तो टैक्स डिडक्ट करते हैं, यानी कि सेलर एक तरह से इसमें टैक्स डिडक्ट करता है, डिडक्ट नहीं करता, कलेक्ट करता है। तो सेलर को यहाँ पे टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो उसको कलेक्टर बोलेंगे, और जो बायर है जिससे हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसे कलेक्टी बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें जो भी कोई कंपनी जिसका टर्नओवर लास्ट ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा था, यानी कि कोई भी ऐसी कंपनी जिनका प्रीवियस ईयर में जो टर्नओवर था वो 10 करोड़ था या 10 करोड़ से ज्यादा था। ठीक है। वो सब इस टैक्स को कलेक्ट करेंगे उन सभी बायर से जब वो उस बायर को सेल कर रहे हैं, और सेल करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो 50 लाख को क्रॉस कर जाती है। मान लीजिए मैंने एक पार्टी है, पार्टी ए, उस पार्टी ए को मैंने सेल किया करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो अभी वो 50 लाख क्रॉस नहीं हुई है तो आप उससे कोई टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन जिस भी टाइम आप 50 लाख क्रॉस करेंगे, यानी 50 लाख से ज्यादा अमाउंट आप सेल करेंगे उस बायर को, तो आपको वहां पे टैक्स चार्ज करना है। अब बात आती है कि क्या टैक्स चार्ज हमें कंप्लीट 50 लाख पे करना है, तो बिल्कुल भी नहीं, 50 लाख पे नहीं करना है। 50 लाख से जो भी आपकी एक्स्ट्रा वैल्यू होगी तो उस पर टैक्स चार्ज करेंगे। जैसे कि मान के चलिए 55 लाख टोटल बनता है, तो 55 में से 50 लाख पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा,
वहां पे ओनली 5 लाख के ऊपर टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले मान लीजिए किसी पार्टी को सेल की 40 लाख की, तो उस टाइम टैक्स चार्ज नहीं होगा। फिर मैंने उसको सेल की दोबारा से 10 लाख की, तो यानी कि 50 हो गया, तब भी नहीं होगा। अब उसके बाद जो भी आप सेल करेंगे उस अमाउंट पे आप टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जो हम टीसीएस लगाते थे वो सेल बिल पे लगाते थे, लेकिन जो ये सेक्शन आया था 206C सेल ऑफ एनी गुड्स, इसमें कंफ्यूजन थी स्टार्टिंग से ही। जिस दिन से ये सेक्शन आया है, जिस दिन से इसकी नोटिफिकेशन आई है, तभी से इसमें कंफ्यूजन बना हुआ था। क्या कंफ्यूजन था वो, कि अभी तक हम टीसीएस लगाते थे सेल बिल पे, यानी कि सेल वाउचर बनाते समय, लेकिन इसके अंदर जो इसकी डेफिनेशन थी उसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ था कि इट विल बी अप्लाई ऑन रियलाइजेशन बेस। रियलाइजेशन बेस मतलब होता है जब हमें पेमेंट रिसीव होगी तब हमें टैक्स चार्ज करना है। तो लेकिन हम तो स्टार्टिंग से ही सेल के ऊपर लगाते आए हैं टीसीएस, तो यहाँ पे इस कंफ्यूजन की वजह से काफी सारे जो कंपनी है वो सेल बिल पे ही लगाती थी, और कुछ कंपनियां थी वो रिसिप्ट बेसिस पे लगाती हैं। आज के टाइम पे भी काफी सारी कंपनियां जो हैं सेल बिल के ऊपर टीसीएस लगाती हैं, जिसे हम एक्यूरल बेसिस बोलते हैं, और कुछ कंपनियां जो है रिसिप्ट बेसिस पे लगाती हैं। ठीक है, चलो ठीक है, जैसे भी लगाती हैं टैक्स तो लग गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब भी टैक्स लगाया और वहां पे टैली यूज किया जा रहा है, टैली सॉफ्टवेयर, और उसमें आप टीसीएस लगा रहे हैं एक्यूरल बेसिस पे या रिसिप्ट बेसिस पे, तो अभी तक सभी को कंफ्यूजन थी कि उसके अंदर समझ नहीं आ रहा कि टैक्स लगाएं कैसे। उसकी जो कैलकुलेशन थी वो सही से प्रॉपर कैलकुलेशन किसी की भी नहीं आ रही थी। ठीक है, वहां पे पता नहीं चल रहा था किस वैल्यू पे टैक्स लगाएं, किस वैल्यू पे टैक्स ना लगाएं, ये सब कंफ्यूजन बनी हुई थी। कभी वो रिपोर्ट में शो नहीं होता था। ठीक है, तो इन सभी का सॉल्यूशन टैली लेके आया। टैली की जो ये न्यू रिलीज आई है, टैली प्राइम की न्यू रिलीज 1.1.4, इस रिलीज के अंदर ये अपडेट करके दिया गया है कि अब आप चाहें तो जो कंपनी एक्यूरल बेसिस पे टीसीएस लगाती है तो वो एक्यूरल बेसिस के लिए भी इसमें ऑप्शन है। जो कंपनी रिसिप्ट बेसिस यानी रियलाइजेशन बेस पे टीसीएस चार्ज करती है तो वो ऑप्शन भी इसमें दे रखा है। यानी कि दोनों चॉइस है कि आप एक्यूरल बेसिस पे करना चाहते हैं या रियलाइजेशन बेस पे करना चाहते हैं। तो आज के इस सेशन में आपको मैं दोनों बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी दोनों चीजें फॉलो करेंगी, कोई ना कोई एक चीज फॉलो करेगी, या तो रियलाइजेशन बेस या एक्यूरल बेसिस। ठीक है, लेकिन आज के सेशन में हम यही जानेंगे सबसे पहले कि एक्यूरल बेसिस पे किस तरह से टीसीएस अप्लाई किया जाए। यानी कि सेल के ऊपर, सेल जब मैं बिल बना रहा हूं उस टाइम पे मुझे टीसीएस लगाना है तो मैं कैसे लगाऊं, या फिर अगर कोई कंपनी रियलाइजेशन बेस पे करती है यानी सेल बिल पे नहीं लगा रही, लेकिन जब उस पार्टी से पैसा आएगा तब वो टैक्स चार्ज कर रही है, तो वो कैसे होगा। अगर हमारा जो बायर है वो एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बायर है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उस केस में टीसीएस चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट कैसे होगा। अगर हमारा कोई ऐसा बायर है कि जो हमारा टीडीएस डिडक्ट करता है, आप जानते हैं कि जो है टीसीएस कौन कलेक्ट करता है, सेलर, लेकिन टीडीएस कौन काटता है, बायर। यानी कि हम यहाँ पे अगर सेलर हैं तो हमारा कोई ना कोई बायर भी होगा, तो हो सकता है वो मेरा टीडीएस डिडक्ट करे और यहाँ से मेरा मैं उस पर टीसीएस। तो ऐसे बायर पे हम कभी भी टीसीएस नहीं लगाते हैं जो मेरा टीडीएस डिडक्ट करता है। यानी अगर एक पार्टी मेरा टीडीएस डिडक्ट कर रही है तो उस पार्टी से हम टीसीएस कलेक्ट नहीं करते हैं, वहां पे एग्जेम्प्ट होता है। तो वो मैं कैसे करूंगा इसके अंदर, तो मेन ये 4 पॉइंट आएंगे। उसके बाद फिर टीसीएस की पेमेंट कैसे होगी, उसका चालान कैसे निकलेगा, और चालान निकालने के बाद चालान रिकंसिलेशन, रिटर्न को सेव कैसे करेंगे, टीसीएस की, ये गलत मैंने लिख दिया, सॉरी इसके लिए। टीसीएस की जो रिटर्न है वो कैसे सेव करेंगे, और टैली से किस तरह से उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, और बाकी और भी रिपोर्ट्स आज के सेशन में आपको दिखाएंगे। मेन ऑब्जेक्टिव ये जो न्यू चेंजेस आया था टीसीएस से रिलेटेड, तो इसी के बारे में ये सेशन है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्यूरल बेसिस पे यानी कि सेल बेस पे। लेकिन कुछ भी आप करें, कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा ये आप जानते हैं। अगर आपने टैली यूज किया है तो आप इसमें F11 करेंगे, और राइट हैंड साइड से जो हमारा टीसीएस का फंक्शन है
टीसीएस का फीचर है वो हमें एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करके ये डिटेल फिल करनी है कि हमारा टीसीएस का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। कि आपको पता ही है कि टीसीएस कलेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उससे हमें टैन नंबर मिलता है, टैक्स अकाउंट नंबर, और वो डिटेल हमें फिल करनी है। तो वो कहाँ करेंगे, F11 टीसीएस, यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर टैन नंबर में 4 अल्फाबेट्स होते हैं, 5 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट। कलेक्टर टाइप, हम कलेक्टर हैं, तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारी जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो किस टाइप का बिजनेस है, हम कंपनी है, फर्म है, या इंडिविजुअल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, आखिर है कौन। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ कंपनी। हमारी ब्रांच कहाँ पे है, हमारी दिल्ली में ब्रांच है, तो दिल्ली में भी कहाँ पे है आप डाल सकते हैं। और नीचे रेस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल, मेरी कंपनी के अंदर कोई ना कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो टैक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, जो टैक्स के लिए ऑथराइज्ड किया गया होगा जिसको, यहाँ पे उसकी डिटेल आएगी। यस करके यहाँ पे हमें उसकी सारी की सारी पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल मतलब उसका नाम, डेजिग्नेशन, उसका पैन कार्ड, उसका एड्रेस, सब चीज यहाँ पे मेंशन करनी है। और नीचे ये जो दे रखे हैं इग्नोर, एग्जेम्पशन लिमिट और ये सब, ये आपको नहीं लेना है, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। और नीचे सरचार्ज या सेस, जैसे कि आपको पता है कि ये भी चीज लगती है कई बार, तो अगर आप ये भी लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। और यहाँ पे फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उस केस में हमारी पार्टी कौन होगी, रेजिडेंट पार्टी होगी तो वो कौन होगी, ये सब लेना पड़ेगा। इसको मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे, तो इसको नो ही कर देते हैं। इतना करने के बाद जीएसटी का जो फंक्शन है वो भी आप ऑन करके रखना, मैंने ऑन किया हुआ है। और यहाँ पे मेरी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन डिटेल, जैसे कि स्टेट क्या है, रजिस्ट्रेशन का टाइप क्या है, कब से रजिस्ट्रेशन कराया, मतलब एप्लीकेबल कब से है मेरी टैली में, और जीएसटी नंबर, ये सब मेंशन करके सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। यहाँ पे राइट साइड में एक बटन है मोर डिटेल का, उस पर जाके आपको अपनी कंपनी का पैन कार्ड नंबर भी डालना है। तो यहाँ पे आप जाइए और मेरी कंपनी का जो भी पैन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। तो ये मेरा सबसे पहला फर्स्ट स्टेप था कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, जो मेरी जीएसटी और टीसीएस की रजिस्ट्रेशन डिटेल है वो F11 में जाके यहाँ पे टीसीएस में हमें फिल करनी है या जीएसटी में फिल करनी है, साथ ही साथ पैन कार्ड नंबर। ठीक है, ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर पे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो टीसीएस है, टीसीएस में मैंने भी आपको बताया कि हमारा सेक्शन है, उस सेक्शन का नाम है 206C, पेमेंट कोड है 1H, ये टैक्स रेट है और ये इसकी लिमिट है। ये एक्चुअली एक सेक्शन है, ठीक है, सेल ऑफ एनी गुड्स का। तो टीसीएस के अंदर काफी सारे सेक्शन होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपका स्क्रैप के ऊपर भी हो सकता है, अल्कोहल पे भी हो सकता है, तेंदुलीव पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स मतलब मेरे यहाँ पे कई तरह की गुड्स हो सकती हैं, तो उसमें से हम किस पे काम कर रहे हैं वो हमें बताना है। तो ये सारी सेक्शन की लिस्ट आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। गूगल में आप टाइप करेंगे टीसीएस सेक्शन लिस्ट विद थ्रेशोल्ड लिमिट, ये आपका डालेंगे 2021-22 डाल देना, आ जाएगा। उसमें काफी सारे लिंक होंगे, आप कहीं से भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब ये सेक्शन जो है टैली के अंदर भी हमें बनाने पड़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ एक तरह से कि टैली के अंदर आपको कोई भी लेजर क्रिएशन करने से पहले, आइटम क्रिएशन करने से पहले, वाउचर एंट्री करने से पहले, जो भी है मास्टर वाउचर, हर चीज करने से पहले सबसे पहला काम आपका यही है कि जो ये सेक्शन मैंने आपको दिखाया है ना, ये सेक्शन आपको इसके अंदर पहले क्रिएट करना पड़ेगा। इसका भी अलग से एक बटन होता है, आप क्रिएट में जाएंगे तो नीचे देखेंगे टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास गुड्स कई तरह की है ना, तो टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स हो गया। अगर आप टीडीएस पढ़ रहे होते, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसमें यहाँ पे होता है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, क्योंकि उसमें हम पेमेंट पे टीडीएस काटते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गुड्स सेल करते हैं उस पर टीसीएस कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए टीसीएस नेचर ऑफ गुड्स, इसमें आप जाएंगे और यहाँ पे वही सारी डिटेल हमें मेंशन करनी है कि सेक्शन का नाम क्या है, सेक्शन का नंबर क्या है, पेमेंट का कोड क्या है, टैक्स रेट कितना है, ये सब चीजें यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। ठीक है, अगर आप लाइसेंस वर्जन यूज करते हैं, टैली का लाइसेंस वर्जन है,
तो राइट साइड में बटन भी मिलेगा आपको हेल्पर का, उस हेल्पर से आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं और यहाँ पे आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जो आप इसमें से सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आपका सेक्शन इसमें दे रखा है तो ठीक है, अगर आपका वाला सेक्शन इसमें नहीं दे रखा तो आप यहाँ पे मैनुअली भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ सेल ऑफ एनी गुड्स, और ये एक्चुअल बेसिस के लिए बना रहा हूं मैं, यहाँ पे पीछे लिख देता हूँ एक्चुअल। इसमें दो अलग अलग बनाने पड़ेंगे, एक एक्चुअल के लिए, एक रियलाइजेशन बेस के लिए, ठीक है। तो इसमें जाएंगे, सेक्शन का नंबर हम डाल देते हैं 206C। अगर स्पीड किसी को थोड़ा ज्यादा लगती है मेरी तो बता देना, थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, स्लो स्पीड में बताऊंगा। पेमेंट कोड है 1H। अब ये देखिए यहाँ पे रेट पूछेगा, अब दो रेट आ रहे हैं, रेट फॉर इंडिविजुअल और रेट फॉर अदर। इसमें फिलहाल दोनों में सेम है, तो 0.1, लेकिन विदाउट पैन के लिए 1, और अदर डिडक्टी के लिए ये भी 0.1 और विदाउट पैन के लिए 1। अदर डिडक्टी मतलब इंडिविजुअल पार्टी को छोड़ के बाकी वो कंपनी हो चाहे फर्म हो चाहे कुछ भी हो, उनके लिए 0.1 ही है, सेम दोनों के लिए। अब नीचे देखिए क्या लिखा रहा है, नीचे आ रहा है टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन। क्या आप अपना जो टैक्स है वो रियलाइजेशन बेस पे करना चाहते हैं तो आप ऊपर पढ़ सकते हैं, सेक्शन का नाम मैंने क्या दिया है, ये एक्चुअल बेसिस के लिए है, यानी कि सेल पे मुझे लगाना है, मुझे रिसिप्ट बेसिस पे नहीं लगाना है, ये सेक्शन उसके लिए है। तो आप यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन को नो रखेंगे। और नीचे थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी बताई थी मैंने आपको, 50 लाख। जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा कि टैक्स आपको किस पे कैलकुलेट करना है, कंप्लीट पूरी 50 लाख पे करना है या जो 50 लाख से जो एक्सीड वैल्यू है उस पे करना है, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, ये जो सेक्शन है ये कंप्लीट वैल्यू पे नहीं होता, ये जो 50 लाख से क्रॉस करेगी, जो भी वैल्यू 50 से ऊपर की वैल्यू होगी उस पे टैक्स होगा, कंप्लीट वैल्यू पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को भी ऑन कर लेना, कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग एग्जेम्पशन लिमिट। अगर कोई आप में से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है कि मैंने क्या क्या इसमें किया है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले ले मैं आपको सेव कर देता हूँ उसको, आई थिंक आपने ले लिया होगा, सेव कर देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज बाद में वीडियो है, वीडियो को आपको एडिट करके रोक के भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरा सेक्शन भी मैं यहाँ पे बना ही लेता हूँ, क्योंकि देखो मैंने बताया कोई कंपनी या तो एक्यूरल बेसिस को अपनाएगी या रियलाइजेशन बेसिस पे, लेकिन मुझे तो सिखाना है ना, तो मैं अपने यहाँ पे दोनों बनाऊंगा अभी। सेल ऑफ एनी गुड्स, यहाँ पे मैंने डाल दिया रियलाइजेशन बेसिस, सेक्शन तो वही रहेगा जो है, पेमेंट कोड भी वही है 0.11%। इसमें लेकिन इसको ऑन करेंगे, किसको ऑन करेंगे, टैक्स कैलकुलेशन बेस्ड ऑन रियलाइजेशन, यानी कि जहां पे भी ये सेक्शन हमने अप्लाई किया तो इस सेक्शन के बेस पे हम सेल पे टैक्स नहीं लगा पाएंगे, ओनली रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स लगेगा। और जो इससे पहले वाला बनाया था उसके बेस पे हम सेल के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। मुझे सिखाने के लिए मैंने दोनों बनाए हैं, अदरवाइज जो भी आप अपनी कंपनी में अप्लाई करना चाहेंगे उस हिसाब से वो करेंगे। किसी कोई क्वेश्चन था आई थिंक, वैसे आप चैट के जरिए मैडम से पूछ सकते हैं, मुझसे भी अगर पूछना चाहें तो पूछिए आप। 1 सेकेंड, एक सेकेंड रुकना। हाँ जी, तो इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है पहले, सम कंपनीज आर अप्लाइंग टीसीएस इन हिज फर्स्ट बिलिंग। फर्स्ट बिलिंग मतलब
आप अनम्यूट करके बताना चाहेंगे, सेल पे ही कहना चाह रहे हैं ना आप? हेलो। अगर आप, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, सौमेंद्र बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। ये कह रहा हूँ, कुछ क्लाइंट्स का क्या, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा रहता है कि वो डे वन की जो बिलिंग होती है, कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं कि वो 50 लाख के ऊपर हो, बिलो देन 50 लाख भी अगर वो टीसीएस अप्लाई कर रहे हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो वो किस सेक्शन को लेके ये प्रोसेस स्टार्ट किया उन्होंने? देखो क्या होते हैं, मैंने बताया कुछ और भी गुड्स हैं जैसे स्क्रैप है, तेंदुलीव है, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उनमें तो डे वन से ही कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसमें नहीं, लेकिन उसमें जो ये नॉर्मल सेक्शन नॉर्मल। आया ना, ये जो नॉर्मल सेक्शन आया है, ये 50 लाख से ऊपर के लिए ही है। वो क्या था ना कि स्टार्टिंग से मैंने बताया ना, इसमें सभी को कंफ्यूजन थी, तो उनको लग रहा था कि कभी बाद में पेनल्टी ना लग जाए, गवर्नमेंट ये सब ना कर दे, तो इसलिए वो बचने के लिए स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग बिल से ही लगाते आए हैं। ठीक है, लेकिन अब ये चीज क्लियर हो जाएगा ना, टैली में वो यूज करना स्टार्ट कर देंगे सही से, तो वो भी अब सही से काम करेंगे। टैली में बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, ये चीज का करेक्ट वो आंसर नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए बाकी चाहे सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हो, ये सेक्शन ही समझ नहीं आ रहा था सभी को अभी तक, इसलिए वो बचने के लिए कि हाँ चलो कोई बात नहीं, 2 रुपए एक्स्ट्रा चले जाएंगे लेकिन पेनल्टी से तो बचेंगे, इसलिए वो स्टार्टिंग से ये कर रहे थे। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करूं? हाँ सर, कंटिन्यू करिए अभी आप। ओके ठीक है। तो मैंने दोनों सेक्शन बना लिए हैं, लेकिन मैं इनमें से आपको वन बाय वन फर्स्ट पहले करके दिखा रहा हूँ एक्यूरल बेसिस पे। मतलब मेरी इच्छा है, मैं रिसिप्ट बेसिस पे नहीं करना, मुझे तो सीधा है कि मैं सेल का एक बिल बनाऊंगा, उस पर टीसीएस लगाऊंगा और उसी को मुझे पार्टी को देना है, और मेरी रिपोर्ट में भी वो आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक सेल करते हैं। जो भी लेजर बनाने होंगे मैं सेल के टाइम पे ही डायरेक्टली बनाऊंगा ऑल्ट सी से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता देना, वो हम डायरेक्टली साथ के साथ बनाएंगे वहीं से, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं सेल पे जा रहा हूँ, और सबसे पहले मैं 5 मई को अपनी पहली सेल कर रहा हूँ, या फिर मैं अप्रैल से ही ले लेता हूँ, स्टार्टिंग से 1 अप्रैल को सेल कर रहा हूँ। ठीक है, पार्टी यहाँ पे मैंने कुछ बना रखी है, लेकिन मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहली पार्टी है मेरी कस्टमर ए, जिसको मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल किया हुआ है इसके अंदर टीसीएस। ठीक है, आपको पता है टीडीएस हो चाहे टीसीएस हो, एप्लीकेबल तो आपको इसमें जब भी करते थे करना ही होता है। इसके बाद आप ये बताएंगे कि आपका जो बायर है वो कौन है, वो कंपनी है या गवर्नमेंट है, इंडिविजुअल है, कौन है? तो वो कंपनी है। इसके जो नीचे आ रहा है एक ऑप्शन, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर टीसीएस, इसकी अभी नहीं बताना, थर्ड नंबर की एंट्री से हम बताना स्टार्ट करेंगे इसके बारे में। अभी सिंपल, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं इसकी, नॉर्मली दिल्ली की पार्टी है। और आपको ये तो पता ही होगा, पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड अगर नहीं डालेंगे तो ज्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे फिर हमसे 1%, तो पार्टी पैन कार्ड तो देगी ही देगी। तो आपको भी यहाँ पैन कार्ड डालना है, अगर नहीं डालते हैं तो रिपोर्ट में फिर वो आपको दिखाएगा कि आपने 1% पे डिडक्ट कलेक्ट किया है। ठीक है, और ये पार्टी जो है मेरी रजिस्टर्ड पार्टी है जीएसटी में, तो मैंने इस पे जीएसटी नंबर भी इसका डाल दिया और सेव कर दिया। ठीक है, तो आपने देखा पार्टी से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसके बाद आते हैं सेल पे। तो सेल का जो लेजर है आप वो बना लेंगे। सेल बनाने के बाद इसमें जीएसटी तो एप्लीकेबल करना ही करना है, और साथ में यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई क्या रहेगी, गुड्स रहेगी। अब आ जाए नीचे टीसीएस पे, तो टीसीएस एप्लीकेबल मैंने कर दिया, बिल्कुल ठीक। अब जब नीचे आए इसी में सेल पे, तो यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स में मेरे सारे के सारे दिखा रहा है। यहाँ पे मुझे देखो, एक्चुअली इसमें चार चार हो गए, पहले भी मैंने बना रखे थे, तो मैंने आपको सिखाने के लिए दोबारा बना दिया, वो मुझसे गलती हो गई है। लेकिन मैं फिलहाल इनमें से जो स्मॉल लेटर में है सारा इसी को लेके चलूंगा, इसी के हिसाब से करूंगा। ठीक है, इसी के हिसाब से बताएंगे आपको। तो इसमें अब ये सेक्शन कौन सा सिलेक्ट करें, ये तो सेल का लेजर है ना, और आपको पता है कि सेल का लेजर जो होता है कॉमन लेजर होता है सबके लिए। तो आप इसमें क्या सिलेक्ट करें, तो आप चाहें तो इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं एक्यूरल बेसिस, क्योंकि एक्यूरल बेसिस के लिए ही सेल पे लगना है, तो उसमें एक्यूरल बेसिस होगा। लेकिन अगर आप चाहें कि मैं अभी नहीं सिलेक्ट करना चाहता, ये नेचर ऑफ गुड्स में लेजर बनाने के टाइम पे नहीं सिलेक्ट करना चाहता, एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन आई विल सिलेक्ट कि मुझे क्या इनमें से लेना है, तो आप उसके लिए नेचर ऑफ गुड्स को एनी रखें। एनी मतलब अभी एनी है, मैं बाद में सिलेक्ट करूंगा, तो आप इसमें एनी रख लें और सेव।
ठीक है। तो देखो अभी क्या करेंगे, जैसे ही सेल सेलेक्ट किया, इसके बाद आपसे नेचर ऑफ गुड्स पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे इनमें अभी दो आ रहे हैं एक्यूरल बेसिस के, मैंने बताया एक मैंने पहले से गलती से पहले से बना रखा था और एक मैंने गलती से बना दिया। तो इनमें से मैं कोई एक लेके चल रहा हूँ, तो ये मैं ले रहा हूँ। और इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं। अब आप अपना आइटम सिलेक्ट करें। तो अब मैं आपको आइटम दिखा देता हूँ। आइटम मैंने एक बनाया नॉर्मली आइटम ए। इसके ऊपर जीएसटी का रेट भी मैंने सेट कर दिया कि ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये इसका एचएसएन कोड है, और इस पे 12% टैक्स हम चार्ज करेंगे। ठीक है। और इसी के नीचे टीसीएस एप्लीकेबल दे रखा है। तो टीसीएस एप्लीकेबल में अब फिर से यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे भी आप एनी ही लेंगे। एनी क्यों लेंगे? क्योंकि आइटम का जो है, वैसे आप लेना चाहें तो इसे एक्यूरल बेसिस ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आइटम भी तो तभी सेल करेंगे, तभी तो सिलेक्ट करेंगे हम, उसके अलावा तो सिलेक्ट करेंगे नहीं। तो आप इसमें एक्यूरल बेसिस ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ही पैटर्न रखना, मतलब अगर आपने सेल के अंदर एनी लिया है तो मेरी एडवाइस यही रहेगी आप हर जगह एनी ही लेके चलें। नहीं तो फिर कहीं जगह एनी लेंगे, कई जगह कुछ लेंगे, तो उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो सेल में भी एनी रखना, आइटम में भी एनी रखना, और जो लेजर होंगे उनमें भी एनी रखना। तो यहाँ पे मैं एनी ले रहा हूँ, यानी कि मैं एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करूंगा। ठीक है। जाओ बेटा। अभी तक म्यूट कर देने हैं। अभी तक यहाँ पे मैंने कस्टमर का नेम लिया है, उसके अंदर कोई ऑप्शन एक्स्ट्रा ऑन नहीं किया। सेल का लिया है, सेल के अंदर मैंने जब जैसे सेल सेलेक्ट की उसके बाद इसने मुझसे सेक्शन मांगा, तो मैंने एक्यूरल बेसिस का सेक्शन ले लिया। आइटम मैंने सेलेक्ट किया, और आइटम में कितने सेल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1000 सेल कर रहा हूँ, और 400, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ, तो 4000 के अकॉर्डिंग मैं सेल कर रहा हूँ, जिससे कि मेरी वैल्यू 40 लाख की मेरी वैल्यू है। इस पे मुझे जीएसटी भी लगाना है। तो जीएसटी का जो लेजर है, इसमें भी मैं आपको दिखा दूं। आपको ये तो सबको पता ही होगा ना कि जो टीसीएस चार्ज होता है, वो टीसीएस चार्ज ओनली 40 लाख पे नहीं होता। मतलब ये जो वैल्यू है आइटम की, इस पे टीसीएस चार्ज नहीं होता, टोटल टैक्स भी जुड़ के टोटल वैल्यू पे टीसीएस कलेक्ट होता है। ठीक है। यानी कि 40 प्लस जीएसटी, जो टोटल वैल्यू आएगी उस पे टीसीएस होगा। तो इसमें आपको जो जीएसटी का लेजर है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, उसमें भी आपको नीचे टीसीएस एप्लीकेबल करना है, और यहाँ पे भी आप एनी रख लेना। एनी मतलब एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन में सिलेक्ट करूंगा। अब इससे होगा क्या, जब आपने सीजीएसटी का लेजर सिलेक्ट किया, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। वैल्यू के तुरंत बाद आपसे पूछेगा कि क्या सेक्शन सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे एक्यूरल बेसिस लिया था, तो एक्यूरल बेसिस का हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने से क्या होगा, अब जीएसटी वाले अमाउंट पे भी टीसीएस लगेगा। ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह से एसजीएसटी, इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। ये मैंने कर दिया। तो इसमें मैंने सेल के बाद सेक्शन सेलेक्ट किया, सीजीएसटी और एसजीएसटी के बाद सेक्शन सेलेक्ट किया, क्योंकि इन तीनों में ही सेल और जीएसटी लेजर में मैंने एनी ले रखा था। तो जहां जहां पे भी एनी होगा, उस लेजर के बाद आपसे ये एक बार कंफर्म करेगा कि कौन सा सेक्शन लेना है, वो आपको लेना है। ठीक है। तो अभी मेरी टोटल जो बिल की वैल्यू है, आप देख सकते हो कितनी है, 50 से कम ही अभी तो मैं अगर यहाँ पे टीसीएस का लेजर सेलेक्ट करता हूँ, टीसीएस का यहाँ पे दो मैंने बना रखे हैं, आप जरूरी नहीं है दो बनाना, एक ही कॉमन बना लेना। मैं बना देता हूँ टीसीएस ड्यूटी, बस ये डाल देता हूँ टीसीएस ड्यूटी। अंडर में ड्यूटी एंड टैक्स, टीसीएस, और यहाँ पे भी एनी ले लेना। यहाँ एनी मतलब कि एक्यूरल बेसिस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो हम एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन लेंगे। ठीक है। तो ये अब बताओ यहाँ पे टैक्स चार्ज क्यों नहीं हुआ, टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं हुआ। मैंने सभी जगह सेक्शन सेलेक्ट किया था, देखो सेल बिल पे भी सिलेक्ट किया एक्यूरल, ठीक है, उसके बाद मैंने टैक्स में भी सिलेक्ट किया एक्यूरल, फिर भी मेरा टैक्स यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद भी टैक्स नहीं कैलकुलेट हो रहा। तो मुझे कोई चैट में बता सकता है कि किस लिए नहीं हो रहा। एनीवन? क्योंकि हमारा जो बिल है अभी
50 लाख से कम है। हमने भी बताया ना कि 50 लाख से ज्यादा की सेल होगी तभी टीसीएस चार्ज करेंगे। तो अभी तो आपका बिल जो है इस पार्टी का आप देख सकते हो 50 से तो कम ही है, 44,80,000 है। तो आप अगर टैक्स लगाना भी चाहेंगे तो अभी आपका टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको क्या ये सब हमें रिपोर्ट में भी दिखाएगा? तो मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा दूं इसके बाद कि रिपोर्ट पे दिखाता नहीं दिखाता। रिपोर्ट में जाने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप नीचे डिस्प्ले मोर से जा सकते हैं, डिस्प्ले मोर, फिर यहाँ से स्टैच्यूटरी रिपोर्ट और यहाँ से टीसीएस। और कहाँ चेक करेंगे? तो इसका एक फॉर्म होता है 27 EQ, उसमें देखिएगा यहाँ पे आपको, एक सेकेंड, हाँ आप देखेंगे तो आपको दिखा रहा है यहाँ पे कि कलेक्शन से नीचे देखिए अंडर एग्जाम्पशन लिमिट, मतलब अभी टैक्स कलेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तक अंडर एग्जाम्पशन लिमिट है, उससे नीचे सेल हुई है, उससे ज्यादा हमने सेल अभी तक नहीं की है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज मैं अगली एंट्री कर रहा हूँ इसी की, जिसमें अब सेकंड सेल करने से उसकी जो वैल्यू है वो 50 लाख को क्रॉस करेगी और जितनी वैल्यू 50 से ऊपर होगी उसी पे ही टीसीएस चार्ज होना चाहिए। तो उसको बताने से पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं आगे एंट्री पास कर रहा हूँ, ठीक है। पार्टी सेम होनी चाहिए तभी उसकी वो लिमिट उसी के लिए मानी जाएगी, दूसरी पार्टी के लिए लिमिट अलग होगी। हाँ ओनली गुड्स, ओनली गुड्स, इसका नाम ही है जो सेक्शन का सेल ऑफ एनी गुड्स, तो गुड्स पे ही होगा ये खाली। अच्छा कन्वर्ट करके बात करते हैं। ओके, इसमें अब मैं सेम पार्टी दोबारा ले रहा हूं, सेल लेजर फिर से लिया, यहाँ पे सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर एक्यूरल बेसिस पे करना है तो सिलेक्ट करना ना भूलें, रिसिप्ट बेसिस वाले के लिए मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जब सेल बिल पे लगाना है तो यहाँ पे सेक्शन जरूर सिलेक्ट करना है, चाहे वो अंडर लिमिट हो चाहे ना हो। अब इसके बाद मैं आइटम दोबारा ले रहा हूं, इस बार मैं 600 क्वांटिटी सेल कर देता हूं, ठीक है। और 600 इस बार सेल करने के बाद आई थिंक यहाँ पे आप आ जाएं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद देखो, अभी किसी ने जो क्वेश्चन पूछा है मैं उसको थोड़ा क्लियर कर दूं, सर्विस का। अगर आप खाली एक ऐसा बिल बना रहे हैं जिसमें गुड्स नहीं है, ओनली सर्विस है, सर्विस का बिल बना रहे हैं, ठीक है, उसमें नहीं होगा। अगर कोई ऐसा बिल होगा जिसमें गुड्स कम सर्विस हो, ठीक है, उसमें होगा, लेकिन ओनली सर्विस वाले पे नहीं होगा, ठीक है। हाँ अब मैं इस पे टैक्स लगा दूं, जीएसटी। अब देखते हैं टीसीएस लगा के, तो टीसीएस ड्यूटी मैंने यहाँ पे लिया तो मुझे दिखा रहा है 2168। तो पहले सेल कितनी थी मेरी? 44 लाख अराउंड 80,000। तो अब इन दोनों को प्लस करो, पहले कितनी थी? 44,80,000 प्लस दूसरा मेरी अब इस बार सेल कितनी हुई है, एक बार टैक्स हटा दूं उसके बाद बताता हूँ, एक सेकंड रुकना। हाँ तो यहाँ पे है 26,88,000, प्लस करते हैं दोनों को, 26,88,000, तो टोटल बना 70, सही ली है ना मैंने वैल्यू, गलत तो नहीं ली? ठीक है, 71,68,000। तो इसमें से 50 लाख पे तो टैक्स लगेगा नहीं, जो एक्स्ट्रा वैल्यू बची है मेरी, ठीक है, अराउंड यानी कि 21,68,000, उस पे टैक्स लगेगा। तो उस पे टैक्स कितना लगेगा? वो भी 0.1%। तो उसी के हिसाब से मेरा यहाँ पे ये टैक्स आ गया 0.1% के हिसाब से, आप देख सकते हो, ठीक है। इसका मैं सेल का बिल भी दिखा दूं आपको, कि आप यहाँ पे बिल पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको शो करेगा कि आपका 0.1% टैक्स चार्ज हुआ है 2168, ओके, ये आपको शो करेगा। इसके अलावा आप रिपोर्ट में देख सकते हैं टीसीएस की, कि आपके टीसीएस की रिपोर्ट में क्या दिखाता है। अब मैं रिपोर्ट में जाने के लिए इस बार मैं डिस्प्ले से नहीं जाऊंगा, शॉर्टकट है ऊपर गो टू, और यहाँ पे टाइप कर देना फॉर्म
27 EQ। तो आप इसमें देख पाएंगे, 1 सेकेंड, ये देखिए क्या दिखा रहा है इसमें, नीचे दिखा रहा है 50 लाख, यानी 50 लाख तक तो कोई टैक्स है नहीं, और ऊपर दिखा रहा है अब उससे जो एक्स्ट्रा वैल्यू थी 21,68,000, इसका 0.1% टैक्स कलेक्टेबल था जो कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये था हमारा किस बेस पे, एक्यूरल बेसिस पे। ठीक है, यानी कि पहले अगर आपकी लिमिट कम है तो टैक्स चार्ज नहीं होगा, अब जितना एक्स्ट्रा होगा हमें कुछ नहीं करना, इसमें सब कुछ अपने आप कैलकुलेट कर लेगा और हमें रिपोर्ट में दिखा देगा। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा अभी 1 बाय 1। मैंने बोला ना, सबसे पहले एक्यूरल बेसिस, फिर रिसिप्ट बेसिस, फिर गवर्नमेंट, फिर वो पार्टी जो टीडीएस डिडक्ट करती हैं, सब 1 बाय 1। हम मिक्स नहीं करेंगे कुछ भी, सब नंबर वाइज चलेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहला आपका पॉइंट जो था वो वाला मैंने कंप्लीट कर दिया है कि अगर कोई कंपनी एक्यूरल सर मेरा बेसिस एक पे सवाल था। जी बोलिए। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे मेरे पास लास्ट ईयर का जैसे डाटा है पीछे का, तो मेरे पास स्टॉक आइटम 700-800 स्टॉक आइटम है। तो अब क्या मेरे को सारे स्टॉक आइटम में जाके एचएस की सेटिंग बदलनी पड़ेगी, या या उसमें ग्रुप में ही अगर इसकी सेटिंग बदले तो वो एंट्री ले लेगा? 1 सेकेंड, उसके लिए आपको एक बार रुकना पड़ेगा। हाँ, 1 क्योंकि सेकेंड ये तो रुकना। आइटम हो गया कि हमने कोई जो फ्रेश आइटम हमने क्रिएट किया, उसके अंदर तो हम एंट्री डाल देंगे सब ये देखो, लेकिन ये जो मैं जो पिछले साल से डाटा चला आ रहा है, हम्म, और बहुत सारे अच्छे स्टॉक आइटम मेरे पास, अच्छा 800 स्टॉक आइटम है कम से कम। तो लेकिन देखो ग्रुप तो होगा ना उसका। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ग्रुप में, अगर हाँ, एक ही ग्रुप में जैसे मतलब ग्रुप 8 है मेरे पास, लेकिन अच्छा स्टॉक आइटम 800 है, हम्म, तो उसमें मतलब ये हो पाएगा ऐसे? हाँ ग्रुप में हो जाएगा। देखो मैंने आपके सामने कर दिया ना, ये रहा। हाँ हाँ, ये वही मैं मैं देख रहा स्टॉक ग्रुप में हूँ मैं। स्टॉक हूँ। ग्रुप हाँ में जैसे जीएसटी का आता था ऐसे F12 करके यहाँ पे आपको लास्ट में सेट टीसीएस डिटेल है, और यहाँ पे वो डाल के नीचे ये रहा, इसको ऑन करके यहाँ पे आप इसको भी एनी लेके छोड़ देना, बात खत्म। ठीक है। ठीक है, और चलो वो अगला क्वेश्चन अगली बार पूछूंगा। अब सेकंड पहले मैं भी रियलाइजेशन बता दूं, थर्ड फिर गवर्नमेंट, फिर फोर्थ वो जो टीडीएस काटते हैं हमारा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट अब मैं पॉइंट पे चल रहा हूँ जिसमें मैं सेल बिल पे टैक्स नहीं लगाऊंगा। ठीक है, मैं टैक्स तब लगाऊंगा जब पार्टी की पेमेंट आएगी। अब वो पार्टी की पेमेंट एडवांस भी हो सकती है, मेरे पास एडवांस आए तब भी हम कर सकते हैं, या फिर हम बाद में सेल कर दी उसके बाद मेरे पास पेमेंट आती है तब भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल उसके लिए मैं पहले सेल कर रहा हूँ, पार्टी चेंज कर रहा हूँ, और उसमें सेल पे मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। तो मैं एक बार पार्टी देख लूं, बी नाम की पार्टी, क्या मैंने कर रखा है इसमें, कुछ ऐसा चेंज तो नहीं है। ठीक है, एक सेकंड, इसका ऊपर नाम भी हटा दूंगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो रखा है इसका। हाँ, कस्टमर बी ले लिया मैंने। ठीक है, और कस्टमर बी में भी कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है, वही टीसीएस एप्लीकेबल, ये कंपनी है, उसके अलावा इसका पैन नंबर और सब डाल रखा है, सेव कर दिया। ठीक है, इसके बाद सेल का जब लेजर सेलेक्ट किया, तो इस बार मैंने क्या बताया आपको कि सेल बिल पे टैक्स नहीं लगाना। तो सेल के बाद जब आपसे ये सेक्शन पूछे तो आपको उसमें टैक्स नहीं लेना है। ठीक है, यानी सेल बिल में जब आपसे ये यहाँ पे सेक्शन पूछेगा तो आपको यहाँ पे टैक्स नहीं लेना है, तो यहाँ पे हम लेंगे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, इसी तरह से अब अपना आइटम ले लें। मैं 1500 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं 60 लाख मेरी वैल्यू हो गई। जब जीएसटी का लेजर भी आएगा तब भी आपको टैक्स यहाँ पे नहीं लेना है। नहीं लेना तो मतलब नॉट एप्लीकेबल चलना है लेके आपको, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब आप टीसीएस यहाँ पे चार्ज भी करेंगे तो आपका अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो हमने एप्लीकेबल ही नहीं किया, तो टैक्स चार्ज होगा कैसे। ओके, अब मेरा टोटल बिल बन गया 67,20,000 का। ओके, और ये बिल मैंने बना के उस पार्टी को दे दिया, और अभी तक कोई टैक्स मैंने इस पे चार्ज नहीं किया है। और हम फॉर्म 27 EQ अगर चेक करें अपना, तो इसमें भी देखेंगे वो वैल्यू यहाँ पे भी कहीं भी नहीं आ रही है, क्योंकि जब तक हम उसमें उस सिलेक्टर को सिलेक्ट किया ही नहीं तो वो क्यों आएगी। ठीक है, अब 2 अप्रैल को सेल किया था, अब उस पार्टी से मेरे पास पेमेंट आ रही है। ठीक है, उस पार्टी की पेमेंट आ रही है मेरे पास 10 अप्रैल को,
और जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई पेमेंट आती है तो हम कौन से उसमें अप्लाई करते हैं, रिसिप्ट में। ठीक है, रिसिप्ट में आपके दो मोड होते हैं, एक होता है डबल मोड, एक होता है सिंगल मोड। जो ये CR और DR आता है इसे डबल मोड बोलते हैं, जिसमें कि आप चेंज मोड से राइट साइड में बटन होता है चेंज मोड, उस पर जाके इससे सिंगल एंट्री आपको लेना है। सिंगल एंट्री में ऊपर अकाउंट आता है, नीचे पर्टिकुलर, जिसमें ऊपर ये बताएंगे कि पेमेंट का मोड क्या है और नीचे पेमेंट कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो आपको ये इसी तरीके से करना है। तो अकाउंट में आप क्या सिलेक्ट करेंगे कि पेमेंट जो मुझे मिल रही है वो कैश मिल रही है या मतलब हमें पास बैंक में आ रही है। तो यहाँ पे मैं बैंक सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, ये मैंने बैंक सिलेक्ट कर लिया है। तो अकाउंट में क्या ले लेंगे, बैंक। यहाँ पे जिस पार्टी को मैंने सेल किया था वो पार्टी मेरी क्या थी, कस्टमर बी। तो आपको पता ही होगा जब भी हम पार्टी सिलेक्ट करेंगे तो उसकी बिल वाइज डिटेल मेरे सामने ओपन हो जाएगी। बिल वाइज डिटेल क्या होती है, जिसमें मुझे पूरा शो करेगा। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, इन सब में से हमने पहले सेल की हुई है तो उसका ओल्ड बिल हमारे पास है। तो यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और इसकी वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं जो उसे रिसीव कर रहा हूँ वो रिसीव कर रहा हूँ 67,20,000। अब आपको पता है इसमें से 50 लाख पे तो कोई टैक्स चार्ज होगा नहीं, तो अब बाकी का जो बचा अमाउंट यानी कि 17,20,000 उस पर TCS चार्ज होना चाहिए। तो अब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना लेजर, TCS ड्यूटी। जब सिलेक्ट करेंगे तो आपसे ये सेक्शन पूछेगा, क्योंकि हमने टैक्स के लेजर में भी एनी ले लिया था। तो यहाँ पे आप इसमें सिलेक्ट कर लें, एक्यूरल बेसिस नहीं लेना, रियलाइजेशन बेस आपको लेना है। तो आप इसमें देखेंगे तो 1720 आ रहा है, तो आप खुद देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1720,000 दिखा रहा है, 1720 रुपए, यानी कि 17,20,000 का 0.1% आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब है ना लिमिट तो क्रॉस हो चुकी है। अब आगे जब भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करेंगे, ऐसे सेल में भी, तो उस पर टैक्स आपको कलेक्ट करना ही करना है। अब आप इसमें भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे शो करेगा कि यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, अंडर एग्जम्पशन, इसमें लिमिट में दो वैल्यू है मेरे यहाँ पर 50-50, कस्टमर ए के लिए भी दिखा रहा है, कस्टमर बी के लिए भी दिखा रहा है, दोनों के लिए मेरे पास दिखा रहा है। और ऊपर आप देखेंगे यहाँ आपको दिखाएगा जो भी एक्स्ट्रा वैल्यू थी आपकी। ये देखिए कस्टमर ए के लिए 21,68,000 पे और कस्टमर बी के लिए 17,20,000 पे आपने टैक्स कलेक्ट किया है। ठीक है, तो वही मैं कहना चाहूंगा, दोनों को ही नहीं फॉलो करेगा, या तो एक्यूरल बेसिस या रियलाइजेशन बेसिस। अगर कोई दोनों करता भी है तो वो मैंने आपको बता ही दिया इसमें। ठीक है, कैसे करेंगे। तो ये दो कंसेप्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं इसमें, एक्यूरल बेसिस और रियलाइजेशन बेसिस। अब थर्ड पे हम चलेंगे। उससे पहले अगर किसी का क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं मुझे। थर्ड मैं आपको कराने जा रहा हूँ, अगर मेरा बायर एक गवर्नमेंट कंपनी है तो उसका। हाँ जी सर बोलिए। अनम्यूट किया है तो कुछ पूछना है तो बताइए, अदरवाइज अनम्यूट कर म्यूट कर लें वापस। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए। तो इसके लिए मैं आपको सेल बिल पे करके दिखाऊंगा। फिर मेरा एक सवाल था सर। हाँ जी बोलिए। सर जैसे ये हमने रियलाइजेशन बेस पे अभी किया है, तो हमने जैसे ये 67 लाख का हमने सब मटेरियल को सेल किया, 67 लाख हमको रिसीव हो गए। हाँ ठीक जी। है, अब जो हमने बाद में जो इसको मैं ये जो हमने कलेक्शन किया है, ये जो 1720 रुपए हमारे आए हैं, तो हम क्लाइंट को क्या भेजेंगे कि वो अच्छा उसकी एंट्री करे, क्योंकि अच्छा हमने 67 लाख का उसको बिल दिया और जो 67 लाख उससे रिसीव हो गए, तो फिर हम क्लाइंट को क्या भेजेंगे कि जो वो अच्छा एंट्री करे, तो डेबिट नोट भेजेंगे या जो हमने रिसीव किया है तो अच्छा उसका उसका इनवॉइस भेजेंगे, प्रिंट भेजेंगे निकाल के कि इससे वो हमको 1720 रुपए हमको रिसीव हो। क्योंकि एक्चुअली क्या है, सेल बिल के साथ अगर होता है तो क्लाइंट को एंड टू एंड अच्छा दिख जाता है। अब उसने 67 लाख दे के यार, मतलब जो उसके हिसाब से तो मेरा और उसका बैलेंस तो जीरो हो गया है ना। अब ये बैलेंस अमाउंट बचा, ये जो 1720 रुपए के लिए
तो उसके लिए फिर मेरे को अच्छा उसके बाद अच्छा दोबारा जाना पड़ेगा। अगर इनवॉइस में ही अगर ये अच्छा अच्छा ऐड होता तो वो अगर पेमेंट करता तो ये अमाउंट मिला के भी अच्छा मेरे को पेमेंट करता वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो थोड़ा एक्चुअली क्या देखो, पिछले लास्ट ईयर में जो हमने काम किया ये, तो हमने ऐसे ही किया, लेकिन बाद में क्लाइंटों के साथ बड़ी प्रॉब्लम आई है कि हमने ओके। जो अच्छा इनवॉइस पे तो हमने लगाया नहीं है। अब हमने बाद में जब वो उसकी 50 लाख की जो है अच्छा लिमिट क्रॉस हो गई, उसके बाद हमने ये अच्छा उनको डेबिट नोट दिए, तो वो क्लाइंटों को जो है समझ ही नहीं आता कि ये आपने क्या हमको भेज दिया, 1700 ये बाकी अच्छा अमाउंट का जो भी था 800 1000 जितने का भी था अमाउंट वो, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम हुई है। सर इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। बताइए सर। इसकी लिए जो है ना, टैली इसको एक्रूअल बेसिस पर लेकर आया है एंड इट इज मोर रिकमेंडेड टू चार्ज इट ऑन एक्रूअल बेसिस। हालांकि प्रोविजन इसका रेसिप्ट बेसिस पर है, बट अगर आप हाँ। एक्रूअल बेसिस पर इसको ले रहे हो तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अगेंस्ट द लॉ। यू गेटिंग मी? तो एनीवे आप तो ज्यादा कलेक्शन करके या जल्दी कलेक्शन करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। क्योंकि क्या होता है, जब कभी भी आप बिल बाद में रेज करेंगे, सॉरी रिसिप्ट के ऊपर टीसीएस कैलकुलेट करेंगे और बाद में कोई डेबिट नोट डालेंगे, तो पेमेंट नहीं रहेगी। हाँ वही ना, वही प्रॉब्लम अमाउंट है। ही कितनी है, बड़ी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है, 0.1%। मतलब 10 लाख के ऊपर, आई थिंक 1 लाख के ऊपर 100 रुपए, हाँ हाँ यानी 10 लाख के ऊपर 1000 रुपए। ठीक है, किसी पार्टी से आपने 10 लाख रुपए का बिल किया और बाद में उसकी पेमेंट भी आ गई और बाद में आप उसे 1000 रुपए मांगने जा रहे हो। हाँ, ये मतलब लास्ट ईयर बहुत प्रॉब्लम हुई है। हाँ, तो यूर ट्राइंग टू, नहीं ये बात मैं बड़े लंबे टाइम से बोल रहा हूँ, यूर ट्राइंग टू स्पॉइल अप योर रिलेशनशिप विद द कस्टमर। वो कहेगा जी आपको मैंने 10 लाख रुपए दिए, आप 1000 रुपए के लिए फोन कर 1000 रुपए रहे का हो। तगाजा कर रहे हो। तो हाँ, इससे बेटर ये है कि बजाय कि आप रेसिप्ट बेसिस पर करो, विच लॉ सेल से, पे लगाए उसको। आप बिल के ऊपर चार्ज करो। हाँ यही तो, अब क्योंकि Actually, दोनों में करने में, क्योंकि हमने पिछले साल हमने रिसीव किया उसको, लेकिन रिसीव में करने के बाद बहुत लोगों से यही प्रॉब्लम, अच्छा उनके बैलेंस खड़े हो गए 31 मार्च के बाद, 1000 रुपए का, 1500 रुपए का, 2100 रुपए का, ऐसे बैलेंस शीट में बैलेंस आ गया, तो उन्होंने दी नहीं पेमेंट वो। बेसिकली जो लॉ जो है ना, थोड़ा सा कुछ हद तक मुझे भी डाइजेस्ट नहीं होता कि हाँ आप 10 लाख की कलेक्शन के ऊपर टीसीएस उससे आप कह रहे हो एक्रू होना चाहिए, और उस 0.1% कौन लेने जाएगा और कौन देगा? मतलब अच्छा इसके चक्कर में बैलेंस शीट में छोटी छोटी फिगरें बहुत सारी इकट्ठी हो गई हैं, तो इससे 1000 बेटर है रुपए की, आप 800 रुपए की, इसको 1200 रुपए, 1500 रुपए की। आप इसको पहले ही बिल के ऊपर, हमारे जो हाँ ज्यादातर जो क्लाइंट्स है ना, इवन वेरी वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक नेफेड आल्सो, हम बिल के ऊपर चार्ज करें, क्योंकि कईयों के प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन ही 1% होता है। अब उसको अगर आप हाँ, रेसिप्ट बेसिस पे कर दोगे और वो अमाउंट नहीं मिली तो उसको तो वो लॉस। तो लॉस हो जाएगा वो। हाँ, तो इसके मतलब इसको हम सेल बेस पे हमको काटना चाहिए ताकि क्लाइंट को भी हाथ का दिख जाए उसको ज्यादातर क्लाइंट्स कि जैसे हमारे जितने भी कर रहे हैं सब इनवॉइस के ऊपर कर रहे हैं। इन्वेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, अब वो मेरे आइटम की प्रॉब्लम थी क्योंकि लास्ट में आइटम मेरे बहुत सारे हैं। अब सर के हिसाब से तो आइटमों में 800 आइटम है, अब 800 आइटम को फिर दोबारा से ही अच्छा एडिट करना पड़ेगा। नहीं, मैंने बताया ना ग्रुप नहीं पे, नहीं, आप लेजर उसके में भी ग्रुप आप पे कर भी कर सकते सकते हो सर, हाँ उसके ग्रुप ग्रुप में। में भी कर सकते हैं। ग्रुप में भी हाँ ग्रुप ऑप्शन में आता है, अभी। जैसे जीएसटी का आता है ना, ये देखिए ऐसे ही यहाँ पे नीचे ये टीसीएस का भी ऑप्शन आता है, यहाँ से आप हाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो उसको अच्छा इस बात अच्छा एप्लीकेबल करेंगे, अच्छा पहले से अब जब खुलेगा लॉकडाउन उसके बाद देखेंगे करके कि क्या होता है इसमें। लेकिन रिसीव्ड बेस पे करने पे तो ये प्रॉब्लम रहेगी है, मेरे को जो लगता है रिसीव्ड बेस में तो कोई फायदा नहीं करके। रेसिप्ट बेसिस पे मोस्ट ऑफ द पीपल आर सफरिंग। तो हाँ इन सब जो भी अगर हम प्रोसेस फॉलो करें तो एक्यूरेट प्रोसेस फॉलो करें, वो ज्यादा बेटर ना। हाँ हाँ हाँ। Accrual is more recommended and most of the people are using accrual only। और अगर आप देखा जाए तो पहले भी इसका प्रोविजन जान के लेकर आई है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए सर आपका। ओके, ठीक है, ठीक है सर, म्यूट कर लीजिए, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, नेक्स्ट मेरा है कि मेरी जो पार्टी है इस बार वो गवर्नमेंट पार्टी है, ठीक है। तो मैं इसको आपको सेल के ऊपर करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक पार्टी बना रखी है कस्टमर डी, और ये गवर्नमेंट पार्टी है जिसके अंदर हम यहाँ पे टीसीएस एप्लीकेबल करने के बाद अपनी बायर सिलेक्ट करते हैं। तो बायर जब सिलेक्ट करते हैं तो उस टाइम आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इसको गवर्नमेंट, ठीक है। तो इतना करने से, इतना करना काफी नहीं है, आपको एक और काम करना पड़ेगा। आप इसी के नीचे अगर आप देखें तो एक न्यू फील्ड है, यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर टीसीएस। ये आपको ऑन करना है क्योंकि ये पॉइंट जो है एक एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा।
हाँ, कभी कई बार क्या होता है कि यहाँ पे ये फील्ड आपकी शो नहीं करता, तो उस टाइम पे आप F12 कर लेना और राइट साइड में जो टैक्स वाला पार्ट है आप उसी में देखेंगे लास्ट में, तो टीसीएस के लिए आपको यहाँ पे दे रखा होगा कि एडवांस टीसीएस एंट्री, ठीक है, तो इसको आप करेंगे तो ये तब ये ऑप्शन आपका आएगा, ठीक है। तो इसमें आपको छोटा सा एक काम करना है कि आप इसको जब करेंगे एनेबल, तो इसमें आपको पहले भी जब टीडीएस पढ़ते करते थे या टीसीएस करते थे तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक आता था जीरो या लोअर रेट का एक फील्ड आती है, तो ये फील्ड यहाँ पे भी है, इस फील्ड में जाना है हमें और यहाँ जाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है पहले अपना सेक्शन, जो भी आपने इसका सेक्शन बना रखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेक्शन है 206C1H वाला, उसके लिए हम इसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे कलेक्टी एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, ये आपको लेना है जो इसके अंदर है, और डेट लेनी है एप्लीकेबल अभी 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट ईयर जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चले जाएंगे ये अपने आप ही चेंज हो जाएगी, नहीं हो तो एक बार आपको यहाँ पे आके चेक करना है, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूंगा। ये काम आपको करना है अपने पार्टी के लेजर में। दूसरा, उसके बाद मैं सेल का जब बिल पे सेल का लेजर सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद आप अपना नॉर्मली जैसे फॉलो करते आए हैं वैसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। सेल मैं करता हूँ, इसके बाद आइटम सेल करता हूँ, 1500 क्वांटिटी में ले ली, इस पे जीएसटी लगाया, एसजीएसटी लगाया, और उसके बाद टीसीएस, यहाँ पे हमारा टीसीएस जो है चार्ज नहीं होगा। आप देखेंगे यहाँ पे मैं टीसीएस का लेजर सेलेक्ट भी कर लेता हूँ तो मेरा टीसीएस चार्ज नहीं होगा, जबकि मैंने सभी जगह पे उस सेक्शन को सिलेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि पार्टी जब लेजर बनाया था मैंने उस सेक्शन के लिए उसको एग्जेम्प्ट कर दिया था उस पार्टी को, यानी गवर्नमेंट को, तो ये मेरी एंट्री हो गई। अब इसके बाद आप रिपोर्ट में देखेंगे तो ये आपको अलग से ही शो करेगा, ये आपको शो करेगा जीरो रेटेड में। यहाँ पे आप जाएंगे नीचे देख सकते हैं, तो कलेक्शन एट जीरो रेट 17,20,000 आपको इसमें शो कर रहा है, जिसपे कोई टैक्स चार्ज हमने नहीं किया है। तो इस तरह से हम, अगर हमारी कोई पार्टी है, गवर्नमेंट पार्टी है जिससे हम टैक्स एग्जेम्प्ट करना चाहते हैं, तो उस पार्टी के लेजर में आपको एग्जेम्प्ट करना है, ठीक है। ये हमारा थर्ड केस था जो गवर्नमेंट का था। अब एक नेक्स्ट है कि अगर ऐसी कोई पार्टी है जो हमारा टीडीएस डिडक्ट करती है, यानी कि हम ने किसी से जो हमारी कोई कंपनी, हमने किसी को सर्विस कोई प्रोवाइड की है, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस या फिर एडवर्टाइजमेंट सर्विस, तो वो पार्टी हमारा टीडीएस काटती है, तो उस पार्टी से हम टीसीएस नहीं कलेक्ट कर सकते, उसको हमें वहां पे एग्जेम्प्ट रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट एंट्री में आपको वही बताने जा रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं एक पार्टी अपनी ले लेता हूँ, पार्टी एफ मैंने ले ली है, और इसके अंदर मैंने कोई और एक्स्ट्रा एडवांस फीचर ऑन नहीं किया है, ये जैसे नॉर्मल पार्टी बनाते थे वैसे ये पार्टी मैंने बनाई है। इसके अंदर सेल का लेजर जब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सेल का जब लेजर सेलेक्ट करेंगे तो ये फील्ड मेरे सामने आएगी जिसका नाम है टीसीएस एलोकेशन डिटेल, नेचर ऑफ गुड्स, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे आपको अभी सिलेक्ट करने से पहले क्या करना है, तो राइट हैंड साइड में एक बटन है बॉटम में, आप देख सकते हैं F12, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, पहले सेल सिलेक्ट किया तो ये विंडो खुलेगी, और ये विंडो नहीं आ रही है तो इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। इसके लिए पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे एक बार सेल सिलेक्ट करने से पहले F12 में, और राइट हैंड साइड में आपको चेक करना है कि टीसीएस डिटेल के अंदर, जो टीसीएस डिटेल का ऑप्शन आता है उसके अंदर यहाँ पे यूज टीसीएस एलोकेशन ऑन है या नहीं, अगर है तो ये विंडो खुलेगी, और ये विंडो आने के बाद आपको फिर से राइट हैंड साइड से F12 करना है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेसिफाई एग्जेम्पशन फ्रॉम टीसीएस फॉर बायर, नीचे दे रखा है, ये देखिए, स्पेसिफाई एग्जेम्पशन फ्रॉम टीसीएस फॉर बायर डिडक्टेबल टीडीएस, इसको ऑन करना है। अब आप यहाँ पे अपना सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप लेंगे यस,
एग्जाम्पशन फ्रॉम टीसीएस फॉर बायर डिडक्टेबल टीडीएस, इसको यस कर देंगे। इतना करने के बाद आप अपना आगे कंटिन्यू, जैसे आप नॉर्मली सेल कर रहे हैं उसी तरह से अपनी सेल करेंगे। 1 सेकेंड, ये मैंने सेल कर दी। अब जितनी बार भी आपसे ये पूछे सेक्शन, आपको यही काम करना है कि यहाँ पे इसको बस यस करना है। ये आपको करना है और उसके बाद आप टीसीएस लगाना चाहेंगे तो इस पर टीसीएस चार्ज नहीं होगा, ठीक है। और इसको मैं जब सेव करके अपनी अगर रिपोर्ट देखता हूं तो रिपोर्ट में क्या दिखाएगा, हमने टीसीएस चार्ज किया ही नहीं है तो क्या शो करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देखना चाहें तो आपको अभी यहाँ पे कोई रिपोर्ट दिखाएगा नहीं फिलहाल। बता सकते हैं क्यों नहीं दिखाएगा? तो मैं बता देता हूँ आपको। ये आपको यहाँ दिखा रहा है ऊपर करेक्शन नीडेड में। करेक्शन नीड में अब जब आप जाएंगे ना तो एक नीचे एक न्यू फील्ड मिलेगी आपको इसके अंदर, जो कि टैली के अंदर अपडेट हुई है। चलान डिटेल आर नॉट अवेलेबल, यानी कि जो पार्टी मेरे टीडीएस काटती है अभी तक उस पार्टी ने मुझे चलान डिटेल प्रोवाइड नहीं की है। तो आपको पहले यहाँ पे आके आपको उस पार्टी से चलान डिटेल मांगनी है और राइट साइड में बटन है यहाँ पे अपडेट डिटेल, तो यहाँ से उस चलान डिटेल को अपडेट करना है, ठीक है। एक काम ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, रिपोर्ट से। अदरवाइज आप और कहाँ से कर सकते हैं मैं बता देता हूँ आपको। डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ से स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, फिर टीसीएस रिपोर्ट, और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको नीचे सबसे लास्ट में। अलग से यहाँ पे भी इन्होंने एक रिपोर्ट बना दी, टीडीएस चलान डिटेल फॉर बायर। यहाँ पे उस बायर की डिटेल दिखेगी, मतलब जिसने मेरे टीडीएस काटा था और चलान डिटेल अभी तक मुझे नहीं मिली है। तो यहाँ से भी आप अपडेट डिटेल में जाके यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कर दिया। इसके बाद ये डिटेल यहाँ से हट जाएगी, ओके। अगर कोई ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के पास पैन कार्ड नहीं था, उसकी भी एक रिपोर्ट है यहाँ पे, लेजर्स विदाउट पैन। फिलहाल मेरे पास कोई पार्टी ऐसी है नहीं, ठीक है। टीसीएस की कितनी आउटस्टैंडिंग है जो आपने कलेक्ट की है लेकिन अभी तक गवर्नमेंट को आपने पे नहीं की, तो यहाँ पे आ जाएगी ये आपका टीसीएस है जो कलेक्ट किया था, जो अभी तक आपके ऊपर आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कलेक्ट। अब मुझे क्या करना है, अब इस टैक्स को गवर्नमेंट को पे करना है। तो मेरा अप्रैल में जो भी टैक्स मैंने कलेक्ट किया होगा, चाहे वो टीडीएस था चाहे टीसीएस, दोनों ही केसेस में जो भी हम अप्रैल में कलेक्ट करते हैं वो हमें मई की 7 तारीख से पहले गवर्नमेंट को पे करना होता है चलान के थ्रू, और मई का जून में, जून का जुलाई में। तो आपको क्या करना है, अब उस टैक्स की पेमेंट करनी है। तो मैं आपको पेमेंट बता रहा हूँ कि उस टीसीएस जो मैंने कलेक्ट किया है अभी तक का, उसको पे कैसे करेंगे और कितना पे करना है वो मैंने आपको दिखाई दिया। वो आप रिपोर्ट से भी देख सकते हैं और अदरवाइज मैंने आपको बताया था, आपको टीसीएस आउटस्टैंडिंग से भी देख सकते हैं। यहाँ पे 3888 ये वैल्यू मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है। तो आप चाहें तो यहीं से राइट हैंड साइड में बटन है स्टैच्यूटरी पेमेंट का, इस पे जाइए, टीसीएस सिलेक्ट करिए, यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करिए कौन से मंथ का है, सेक्शन क्या था, और एक्यूरल बेसिस का हम पे कर रहे हैं या रियलाइजेशन का, तो आप वो कर ले। मेरी जो कंपनी थी कलेक्टिव, वो कंपनी थी या नॉन कंपनी थी, वो रेजिडेंट था या नॉन रेजिडेंट था, वो सब लेना है। और कैसे पे कर रहे हैं, बैंक से। तो यहाँ पे अभी तक जितना भी टीसीएस मैंने कलेक्ट किया था वो सारा का सारा यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको क्या करना है, आपको जाना है एक बार डे बुक में, और डे बुक में जाके अभी अभी जो मैंने पेमेंट की है इसी का प्रिंट निकाल लेना है। तो इसका प्रिंट आप निकालेंगे तो टैली आपको एक चालान भी देता है निकाल के। यहाँ से आप टीसीएस का चालान भी प्रिंट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं 281 इसका चालान नंबर है। यहाँ पे पूरी डिटेल इसमें सारी की सारी फिल है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पे नीचे आपका टैक्स भी आपको शो कर रहे हैं, ठीक है। 2 चालान है ये, आप नीचे तक जाएंगे तो आपको दोनों चालान मिलेंगे।
ये फर्स्ट चालान है 21068 का और ये नीचे दूसरा चालान है आपका। तो दोनों आपको यहाँ पे शो करेगा, आप इन्हें प्रिंट ले सकते हैं। और ऑनलाइन आप पे करना चाहें तो आपको पता है टीडीएस की एक या टीसीएस की एक ऑनलाइन पेमेंट की वेबसाइट होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आप पे कर दें। पे करने के बाद भी आपको टैली में आना है, क्योंकि अभी तक आपको वो आउटस्टैंडिंग जो थी ना वो आपकी क्लियर नहीं हुई है टैली से। आप अभी भी अगर इसमें चेक करेंगे तो अभी भी आपको टीसीएस आउटस्टैंडिंग यहाँ तो कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन आप जब इसको चेक करेंगे अपनी रिपोर्ट को तो आप नीचे देख सकते हैं अभी भी पेबल में दिखा रहा है कि 3888 पेबल है। और ये क्यों पेबल है वो मैं आपको बता दूं कि आपने गवर्नमेंट को पे तो कर दिया, ऑनलाइन पे किया या जैसे भी किया, लेकिन वो जो डिटेल्स है पेमेंट की कि कैसे पे किया, चालान उसकी चेक नंबर क्या था, कौन सी डेट थी, बैंक नेम क्या था, वो सब भी डिटेल आपको टैली को देनी होती है। तो यहाँ सब चालान रिकंसिलेशन में जाना है और यहाँ पे वो डिटेल फिल करनी है। कैसे? तो राइट साइड में बटन है रिकंसाइल, उस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे वो डिटेल आपको फिल करनी है। अगर आपके पास काफी सारी पेमेंट्स है, देखो एक तरीका तो आप 1 बाय 1 कर सकते हो कि चेक नंबर डालिए, चेक डेट क्या था, बैंक नेम क्या था, वो सब डाल सकते हैं। अगर आप इकट्ठा आपने डिटेल डालनी है, मान लो कि चेक नंबर से आपने पेमेंट नहीं की है, चेक डेट से पेमेंट नहीं की, बाकी बैंक कोड तो सेम ही रहेगा ना, चालान नंबर भी सेम रहेगा, चालान डेट भी सेम रहेगी, ये सब डिटेल तो आप इकट्ठी भी डाल सकते हैं। उसके लिए राइट साइड में बटन है अपडेट डिटेल, तो आप ये डाल के यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट करें। उसके बाद बैंक नेम, ब्रांच कौन सी थी, बीएसआर कोड क्या है बैंक का, चालान नंबर क्या था, चालान की डेट क्या थी, ये सब आप यहाँ पे करेंगे। अब चेक नंबर है आपने यूज किया है तो वो भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव कर दें। इतना करने के बाद अब आप अपनी रिपोर्ट अगर देखेंगे तो आपकी रिपोर्ट में भी यहाँ पे नीचे देखिए आपको टोटल पेड दिखा रहा है, यानी कि इतना टैक्स है जो आप टोटल पे कर चुके हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि टैक्स कलेक्ट कैसे करना है, चारों सिचुएशन, टैक्स की पेमेंट कैसे करनी है, उस टैक्स का चालान रिकंसिलेशन कैसे करना है। रिकंसिलेशन मैंने आपको फिर से बता देता हूँ, रिपोर्ट्स में आना है टीसीएस में, यहाँ से चालान रिकंसिलेशन आप कर सकते हो। अब ये सब कंप्लीट हो जाए तो टैली हमें जो हमारी रिटर्न होती है इसकी टीसीएस की, उसकी फाइल भी जनरेट करके देता है। उसकी एक फाइल होती है एसडीएफ फॉर्मेट में, वो फाइल भी हम चाहें तो टैली से निकाल सकते हैं। एक सेकेंड, तो वो कैसे निकलेगी उसके लिए भी आपको अपना यहीं पे आना है रिपोर्ट में, और राइट साइड में एक बटन मिलेगा पहले सेव रिटर्न, मेरे में आ रहा है सेव एज रिवाइज्ड, क्योंकि इस क्वार्टर की रिटर्न मैं पहले से ही कर चुका था, लेकिन मैंने दोबारा से आपको सिखाने के लिए सब डिलीट कर दिया था, तो मेरे वाले में इसलिए सेव एज रिवाइज्ड आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये रिटर्न सेव हो जाएगी, और इसको सेव होने के बाद आप इसी की एक रिटर्न को एक्सपोर्ट कर सकते हैं टैली से। उसके लिए आप ऊपर बटन है एक्सपोर्ट नाम का, वहां पे क्लिक करेंगे, ई रिटर्न इसमें जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल का फॉर्मेट रहेगा एसडीएफ, फाइल की लोकेशन, ये फाइल का नेम है, यहाँ पे आप डेट पूछ रहे हैं, और नीचे अगर आपने पहले रिटर्न भरी है, अगर पहले की आप लास्ट आपने रिटर्न भरी है, उसका टोकन नंबर या रिसिप्ट नंबर आपके पास है तो इसको यस करिए, अदरवाइज नो, और इसको सेव कर दीजिए। तो ये फाइल आपकी उस फोल्डर में एक्सपोर्ट हो जाएगी जिस फोल्डर में मैंने इसको किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये फाइल आज की डेट में मैंने अभी डेट में इसको एक्सपोर्ट किया है। तो ये फाइल एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ पे टैली का जो वर्क है वो टैली का वर्क कंप्लीट हो जाता है। आगे का जो प्रोसेस है वो टैली का नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है जावा का सॉफ्टवेयर, उससे इस फाइल को वैलिडेट किया जाता है जो ये फाइल मैंने एक्सपोर्ट की है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे होता है वो, एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। मैंने एक सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड किया हुआ है, उसमें दिखाता हूँ आपको।
1 सेकेंड, ये फोल्डर है मेरा, इस फोल्डर को मैं फिलहाल अपने डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैंने ये रख लिया आपका यहाँ पे, ठीक है। और डेस्कटॉप पे इस फोल्डर को मैं पहले अनजिप करूंगा। ये फोल्डर आया कहाँ से, ये फाइल आई कहाँ से, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिलहाल इसको आप यहीं पे सिलेक्ट करेंगे और इस पे राइट क्लिक करके इसको पहले आपको करना है अनजिप, यानी कि इसको पहले आपको करना है एक्सट्रैक्ट, ठीक है। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे ये फाइल को मैंने इस पे गया, और यहाँ से इसको मैंने कर दिया एक्सट्रैक्ट फाइल। एक्सट्रैक्ट फाइल करके इसी के नाम से ही मिलता जुलता यहाँ पे आपका फोल्डर आ जाएगा। ये देखिए, इसी के मिलता जुलता आपका फोल्डर यहाँ पे आ गया। ये मैं आपको डेस्कटॉप पे करके दिखा रहा हूँ, आप अपनी फाइल को डेस्कटॉप पे नहीं करना, लेकिन आपको वहीं करना है जहाँ पे आपको करना है, ठीक है। ये आपका फोल्डर आ गया। इसके अंदर आपको यहाँ पे आके इस फोल्डर को ओपन करेंगे तो एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है TDS स्टैंड अलोन FVU फाइल। मैं फिर से बताता हूँ, ये फोल्डर आपको राइट क्लिक करके अनजिप करना है, इसमें ओपन करना है और यहाँ जाना है TDS स्टैंड अलोन FVU 7.1 जार फाइल। इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये चाहिए किस लिए, तो मैं आपको बता दूं, जो आपने टैली से फाइल एक्सपोर्ट की है ना, वो एक SDF फॉर्मेट की फाइल है, लेकिन जो TDS की रिटर्न भरने के लिए जो फाइल चाहिए होती है वो दूसरी फाइल चाहिए होती है, FVU फाइल चाहिए होती है। तो ये सॉफ्टवेयर उस आपकी फाइल को वैलिडेट करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा उस फॉर्मेट में, ठीक है। फिर वो फाइल आपकी रिटर्न के लिए अपलोड की जाती है। तो देखिए, ये वो सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे सबसे पहले वाले फोल्डर में आपको वो फाइल सिलेक्ट करनी है जो फाइल आपने अभी यानी कि एक्सपोर्ट की थी। तो वो फाइल मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 1 सेकेंड। ये इसमें काफी सारी फाइल है एक्चुअली। मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे वो फाइल सिलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको चालान की एक फाइल होती है, ये भी आपकी जो आपने रिटर्न पेमेंट की थी TDS की, उसकी फाइल होती है, वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको, जहाँ से ऑनलाइन आपने पेमेंट की थी TDS की, वहीं से, ठीक है। और यहाँ से हम एक फोल्डर को मेंशन करना है कि अगर मेरी इस फाइल को वैलिडेट करते समय कोई एरर आती है तो वो एरर जो होगी वो कौन से फोल्डर में उसकी डिटेल आनी चाहिए। तो आप यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कर लिया, एरर फाइल, ठीक है। और इसी फोल्डर का पाथ मैंने यहाँ पे दे दिया। तो आप देख सकते हैं ये फोल्डर हो गया जहाँ पे मेरी एरर वाली फाइल आएगी, इससे ऊपर चालान की फाइल आएगी जो कि TDS की जो पेमेंट की थी ऑनलाइन वहां से आएगी। ऊपर वो सबसे ऊपर मेरी वो फाइल होगी जो फाइल मैंने सिलेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट की थी टैली से, ठीक है। ये सब करने के बाद आप नीचे वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अगर कोई एरर आती है तो इसी फोल्डर में, एरर वाले फोल्डर में फाइल आएगी, उसमें पढ़ लेना कि क्या एरर है, उसको पहले ठीक करना है। और एरर नहीं आती है तो आपकी फाइल कन्वर्ट हो जाएगी FVU फॉर्मेट में। फिर आप उसको नॉर्मली पोर्टल पे, इनकम टैक्स का पोर्टल है, वहां पे अपलोड करके रिटर्न भर सकते हैं। लेकिन टैली का जो प्रोसेस है, टैली का प्रोसेस यही कंप्लीट हो जाता है जब आप टैली से इस फाइल को SDF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने अभी जो आपको स्टार्टिंग से अभी तक बताया, सबसे पहले बताया कि टैली के अंदर TCS को हम किस तरह से कॉन्फ़िगर करेंगे, किस तरह से उसकी रजिस्ट्रेशन डिटेल डालेंगे। सेकंड नंबर पे उसका नेचर ऑफ गुड्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। थर्ड, मेरी 4 तरह की एंट्रियां, एक्यूरल बेसिस, रियलाइजेशन बेसिस,
गवर्नमेंट पार्टी और वो पार्टी जो मेरा टीडीएस डिडक्ट करती है। उसके बाद टीसीएस की पेमेंट कैसे करनी है, चालान रिकंसिलेशन कैसे करना है, और अपनी रिटर्न को सेव करके एक्सपोर्ट कैसे करना है। अगर आपको इन पॉइंट से रिलेटेड कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप पूछिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। और बाकी रहा रिटर्न का, ऑनलाइन जो रिटर्न भरना है उसका एक प्रोसेस होता है, वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है कंप्लीट। उसके लिए एक लाइव सेशन अलग से हमें, आप अगर आप कहेंगे तो हम अरेंज कर सकते हैं आपके लिए बाद में। हेलो, दिनेश सर। हाँ जी, बोलिए। हेलो। बोलिए बोलिए सर, बोलिए, आप बोलिए पहले। हाँ 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 सर, एक क्वेरी मेरी यहाँ पर ये आ रही थी, अभी चैट भी किया था उस पर। और क्वेश्चन ये है कि अगर हम कोई हमारा परचेजर है वो टीडीएस हमारी सर्विस पर अगर डिडक्ट करता है और इधर हम जो टीसीएस है वो सर्विस पर लगा ही नहीं रहे, हम तो गुड्स पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन कहाँ बैठ रहा है, क्योंकि उसने हमारा टीडीएस कब कल डिडक्ट करेगा और हम कब उसको वो टीसीएस सर नहीं। देखो क्या होता है ना कि कुछ कुछ केसेस में, वैसे ये प्रैक्टिकली आता नहीं है सामने, कुछ केसेस में आइटम पे भी टीडीएस कटता है। तो कोई ऐसा बिल होगा जिसमें आइटम पे टीडीएस कटा होगा, वहां पे ये अप्लाई होगा। आप कभी देखेंगे ना, जब आप टीडीएस का फीचर ऑन करते थे तो यहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन भी आता था, एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम, कि हम आइटम बेसिस पे भी टीडीएस काट सकते हैं। जैसे मैंने अभी सेव कर दिया, मैं आपको टीडीएस काट के दिखाता हूँ। ठीक है। वो आपको थोड़ी उसका थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे गुड्स होती हैं, कब होता है जब हम स्टॉक आइटम पे भी टीडीएस मतलब काटते हैं। ठीक है। अदरवाइज हम यहाँ पे, जैसे मैं अभी परचेज कर रहा हूँ एक F9, मैं एज ए अभी बाय मान के काम कर रहा हूँ अपना, कि मैं आइटम परचेज कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आइटम बेस पे ही उस पार्टी का नाम ले लिया जो पार्टी मेरा टीडीएस काट रही है, जो कि मेरा क्रेडिटर होगा, आपको पता है ये। यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा और उस पार्टी की डिटेल में उसका पैन कार्ड आ जाएगा। मैं भी जीएसटी नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको इसके साथ नॉर्मली करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। और सेव कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा परचेज का लेजर, इसमें आप नीचे टीडीएस एप्लीकेबल और यहाँ पे एनी, क्योंकि इनके सेक्शन अलग होते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे देखो, अब इसका एक सेक्शन भी बनाना पड़ेगा, जैसे टीसीएस के सेक्शन होते थे ना, ऐसे इसका भी बनाना पड़ेगा। ये किस में आएगा आपका, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर में। ओके। ये ज्यादातर वहां होता है, जैसे कि कोई आपने मान लो कुछ बॉक्सेस या कुछ ऐसे वो खरीदे कंटेनर्स, और उस कंटेनर के ऊपर आपने उसी कंपनी से बोला कि इसके ऊपर मुझे लोगो भी लगा के दो, मेरी कंपनी के लोगो वगैरह सारा काम मुझे करके दो, तो उसमें वो उससे कनेक्ट हो गया सर्विस से, तो तब ये होता है 94C। बाकी ज्यादा डिटेल के लिए आपको पढ़ना, उसके लिए भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है। ये मेरी सिंगल बिल की लिमिट हो गई इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, और ये एनुअल लिमिट हो गई। कभी टीडीएस का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसकी क्लास सेशन रखूंगा, तो उसमें वो डिटेल में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। अब इसमें आइटम लेवल में, जैसे हमने टीसीएस को ऑन किया था ना, इस बार आपको टीडीएस को भी ऑन करना पड़ेगा। एक सेकेंड रुकना, मैं कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया, मान लीजिए 100 क्वांटिटी और 5000 के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पे इस पे टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर या फिर टीसीएस @194C इसका सेक्शन होता है, ड्यूटी एंड टैक्स, टीडीएस, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। ये मेरा इसमें आ गया, देखो। तो इसके ऊपर मेरा इसका, ये मैंने इसको एज ए कंपनी लिया था, तो कंपनी के हिसाब से 2% डिडक्ट होता है, और इंडिविजुअल है तो 1% होता है। तो उस हिसाब से इसका मतलब ये हो गया। बाकी आपने जो बोला कि बाकी बची टीडीएस में सर्विसेज, उसमें तो आपने सही बोला, मैच करेगा ही नहीं, वो जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? हाँ सर, मेरा एक सवाल था, जैसे हम एक्चुअल बेस पे सेल इनवॉइस कर रहे हैं जैसे हम, और उसकी लिमिट जैसे 50 लाख से ऊपर की सेल इनवॉइस हो गई है, और हम गलती से सीजीएसटी और एजीएसटी लगाने के बाद टीसीएस लगाना भूल जाते हैं, जैसे मान लो
अच्छा स्किप हो गया दिमाग से, तो वो एंट्री सेव होने से पहले क्या अच्छा वार्न करेगा कि आपने इस पे नहीं काटा नहीं है? बता देता हूँ। हाँ जैसे एक पार्टी है, मेरी पार्टी जी ए है, में। कस्टमर ठीक जी है है, नया ठीक कर है। देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसमें यहाँ पे सेल में मैंने इधर तो ले लिया, इधर तो मैंने सब कुछ एक्वल इसमें बेस पे ठीक सिलेक्ट है। कर लिया। ठीक है, आइटम भी ले लेता हूँ मैं, पहली बार में ही फिलहाल लिमिट हाँ उसकी क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक, हाँ ठीक ठीक ठीक। और इस पे CGST तो लगा दिया, और यहाँ पे भी ले लिया, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन यहाँ पे टैक्स भी सब ले लगाना लिया, भूल गया बस मैं। SGST भी ले, हाँ CORS ले लिया, बाकी वो नहीं लिया, एक सेकेंड SGST भी लिया। ये भी मैं, एक मिनट, इसकी वो गलत हो गया, दोबारा लेना पड़ेगा। हाँ, ये मैंने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे TCS बोल गए, लगाना भूल गए। भूल गया। तो जैसे आपको आपने देखा होगा TDS में, या पहले भी होता था ना, रिपोर्ट में आपको अब ये कलेक्टेबल में दिखाएगा, जैसे उसमें आता था, यहाँ पे राइट में नहीं आप देखोगे, नहीं सर वो तो ठीक बात है वैसे आपकी, वार्निंग नहीं आएगी, अलग से कुछ वार्निंग नहीं आएगी। क्योंकि हमारे मेरे प्रॉब्लम क्या है, मेरे इनवॉइसिंग है, अब वो अच्छे इनवॉइसिंग होते हुए तो एंट्री जो जनरेट हो जाएगी वो, अब फिर बाद में उसको वो क्या अच्छा उसमें रिवाइज करना पड़ेगा बिल। हाँ, रिवाइज करना पड़ेगा। वैसे भी देखो कुछ केसेस में क्या है, मान लो आपने वैसे तो लगाना चाहिए, अगर नहीं वैसे है अच्छा तो बस यही वार्निंग है। देनी चाहिए ना सर इसको जब हमने लिमिट अंदर डाल दी है, मतलब 50 की हमने तो 1 लाख की। वो जो वार्निंग है ना, वो वहां पे इस तरह से वार्निंग देता है, वो उस चीज को बस यहाँ रिपोर्ट में दिखा देता है। अगर यहाँ पे डिडक्टेबल या कलेक्टेबल में कुछ आ रहा है, तो यानी कि आपको उस टाइम लगाना था, वो ये कह रहे हैं, जो आपने नहीं लगाया, क्योंकि आप करने के बाद अपनी रिपोर्ट तो देखोगे। हाँ, नहीं वो करने के बात बाद अलग देखा, है। लेकिन सर बहुत से मतलब बार बार हर एक एंट्री में डालो, मान लो अच्छा लिमिट डाल रखी है 50 लाख की, तो 50 लाख का नहीं होगा तो वो बार बार अच्छा स्किप कर देगा उसको। अब मान लो मैं 5-7 बिलों में मैंने ट्राई किया, अच्छा उसने स्किप कर दिया कि भैया आपका बनता नहीं है, और अगले बिल में बनता होगा और मैंने अच्छा उसमें डाला नहीं, मैं कहा बार वो भी सर एक प्रैक्टिकली है ना, या तो आप उसमें हर बिल में लिखो उसको, या फिर वो जहाँ पे है जहाँ पे बनना चाहिए वो वहां पे वार्निंग दे कि आपको अच्छे इस पे लगाना है। चलो, मैं इसके लिए वैसे टैली में बात करूंगा कि सजेशन इसके लिए, जो हाँ सर, नेक्स्ट क्योंकि कभी सर रिलीज वार्न हो। तो कर, जब वहां पे अच्छा एप्लीकेबल हमने कर दिया, लिमिट हमने डाल दी है, अब हम नहीं लगा रहे, तो उसको वहां पे एंट्री सेव होने से पहले अच्छा वार्न करना हाँ चाहिए ना कि जी, हाँ भाई जी। आप यहाँ पे गलत कर रहे हो। फिलहाल ये है कि इसका ये मतलब डिफॉल्ट में नहीं है, ये वार्निंग वाला। हाँ ठीक है, जैसे अभी मान लो नेगेटिव स्टॉक होता है, उसमें वार्निंग आती है, बाकी हाँ जगह में वार्निंग आती वार्निंग है आती जैसे, है। हाँ ऐसे इसमें हाँ, भी वार्निंग एक आ जाए तो ठीक है। तो बाकी वो अच्छा रहेगा ना करते हुए, अच्छा गलती नहीं होगी ना फिर अब बार बार फिर अच्छा सिंपल भी अच्छा इनवॉइस है तो वो तो हम बदल लें, लेकिन जो हाँ, आदमी अच्छा इनवॉइस कर रहा है उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर, बार बार वैसे कितनी एंट्री बदलेगा वो बार बार। वही है। ठीक है, मैं इसके लिए अगर आगे जो है उनको सजेशन दूंगा, मैं बात होती हाँ होगी तो बीच में। बाकी हाँ ये है कि डिफॉल्ट नहीं है, अगर बाकी अगर किसी को जैसे कोई कराना चाहता है तो बाद में कस्टमाइजेशन से सब पॉसिबल है, ये हो जाता है। ठीक है, वो हाँ, ये तो हो जाएगा सर, लेकिन पर लेकिन ये डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर में, अच्छा इंक्लूड होना चाहिए सिस्टम था, के हर चीज अंदर की होने वार्निंग देता है, चाहिए। ये भी तो होना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई सर नहीं। मैं पहले पहले तो टीसीएस में इतनी सारी चीजें हो भी नहीं पाती थी, अब तो हाँ अब हमारी तो थोड़ा काफी हो सारी रहा प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, तो हम्म। आगे भी उसको वो करेगा। सर मेरा एक हो क्वेश्चन सकता है है। उस टाइम उनके माइंड में चीज नहीं आई हो, उनको भी सजेशन ही मिलते हैं, उसके हिसाब से हाँ चलते हैं वो हाँ भी। हाँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल कर रहा है सर अच्छा उसको ज्यादा मालूम होता है ना कि क्या हाँ क्या जी, क्या हाँ जी, हाँ प्रॉब्लम जी। करते हुए आ रही है ना। ऐसी बात नहीं है, टैली जब भी कोई चीज लॉन्च करता है, वो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, सीए हैं, उन सबसे कंसल्ट करते हैं। हमारे जो कंपनी के ओनर हैं, सीए, जो बात हो रही थी थोड़ी पहले, हाँ ये टीसीएस का लाने से पहले काफी सारे इनसे बात की, हमारे जो ओनर हैं उन्होंने भी काफी सारे सजेशंस उनको दिए, तो उसके हिसाब से उन्होंने काम किया है। ठीक है, तो ये चीज आई लेकिन सर है। प्रैक्टिकल नहीं सर, वो तो सर वो ठीक है सजेशन, लेकिन जो ज्यादा प्रैक्टिकल में काम कर रहा है तो उसको जो प्रॉब्लम अच्छा बनाते हुए फेस करनी पड़ती है, तो अब उसको उनसे अच्छे से ज्यादा एक बात पता बताओ, होता है। जो काम कर रहे हैं उनसे, उनको कैसे पता चलेगा टैली वालों को? उनसे पता चलेगा हमें, और हम बताएंगे उनको। अब यही हाँ होगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपके पास आया नहीं होगा, क्योंकि वार्निंग का हाँ तो जी, हाँ जब जी, हमने सब चीज अंदर फीड कर दिया तो वार्निंग उसको देनी चाहिए ना सर वहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये और कोई वार्निंग का क्वेश्चन किसी क्या का? सर? सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हेलो। बोलिए सर। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जो भी टीसीएस का रेट बताया, जैसे इंडिविजुअल के लिए अलग, जिनके पास पैन कार्ड है या और दूसरा जिनके पास नहीं है, बट इससे पहले सर हमने जो भी ई इनवॉइस किया है उसमें मैंने 0.075% लगाया है, तो वो उसकी सब 31 मार्च तक था बस। वो एक पीछे 31। पीछे जो 31 मार्च गया वो तब तक था। वो उस टाइम पे पिछले साल लॉकडाउन, ये कोरोना वगैरह की वजह से रिलैक्सेशन दिया गया था 31 मार्च तक। इस अच्छा साल वो अभी, हाँ, उसके बाद वो ओरिजिनल रेट जो रेट है इसका, वो यही रेट है जो बाद में अभी एप्लीकेबल है।
जो सर 1 अप्रैल वो 25% का उसमें रिलैक्सेशन दिया था, तो 1% के हिसाब से 25% वो 0.75 बचता है उसमें। वो तो जो भी होगा मतलब भैया अब हमें अप्रैल 21 पे ये 0.1% या हाँ 0.10 0.1% जिनके पास पैन है, जिनके पास नहीं है उनके लिए 1%। ओके सर। तो ठीक है। सर एक पूछना था, हाँ जी सर पूछिए। ये फीचर जो है ये टैली प्राइम में ही है कि ईआरपी में भी आया है? ये सर प्राइम में ही है। अब टैली जो भी चीजें अपडेट करता है न्यू, हम आगे बढ़ते हैं, तो वो अपना जैसे मान लो अभी 1.1.3 चल रहा था, अब उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, कुछ और रिसर्च किया, सर्च किया, तो वो नहीं, अब अभी पीछे हमारे नहीं। पास तो सिर्फ प्राइम है, इसलिए पूछा। सॉरी, ईआरपी है। नहीं सर, ERP 9 में ये नहीं है। ये आपको अगर आप शिफ्ट हो सकते हैं प्राइम में तो आपको करना पड़ेगा। कई बार प्रॉब्लम क्या होती है ना, जो कंपनी TDL यूज कर रही है, कस्टमाइजेशन फाइल यूज कर रही है, वो भी बहुत सारी, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है प्राइम में आना, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए तो सिंपल है, वो कभी भी आ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप हमारे हेड ऑफिस में बात कर सकते हैं, मैं नाफेड बेंगलोर ब्रांच से बात कर रहा हूँ ओके। जी। अगर आप बता देंगे तो उसका फिर सॉल्यूशन, अगर मान लो प्राइम में नहीं आ सकते हैं तो उसका फिर दूसरा सॉल्यूशन है, फिर वो हमारी कंपनी आपको बताएगी, जैसे वही कस्टमाइजेशन या TDL कुछ ना कुछ होगा। जैसे इनवॉइसिंग का भी, अभी इनवॉइसिंग का भी ऐसा ही है। इनवॉइसिंग का जो ERP 9 यूज कर रहे हैं उनको तो मिलेगा नहीं, तो उसका हमारा कस्टमाइज बना हुआ था TDL, वही हमने बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको दिया है वो उस हिसाब से। क्योंकि तो ये ऐसे जो ही फीचर है ये तो solution बहुत अच्छा है, लेकिन हम जी। यूज नहीं कर सकते थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इम्पोर्टेंट तो है ही सर, जो भी कोई चीज नहीं आती है तो इम्पोर्टेंट होती है वो। ठीक है। जी जी ठीक है, मैं उसके लिए भी बात करूंगा, हमारे जो कंपनी से जो जिसका जो पर्सन कॉन्टैक्ट पर्सन होते हैं आपकी कंपनी में जो बात करते हैं फील्ड में, वो उनसे बात करेंगे। ठीक है। जी जी जरूर। नेफिड बैंगलोर। जी नाफेड बेंगलोर। ठीक है ठीक है। ओके। तो ठीक है। आज सेशन के बाद आपको मेल पे 2 फाइलें आएंगी आपके पास। एक आएगी आपके पास फीडबैक की, और एक फाइल और होगी SRS की, उसे भी जरूर फिल करें, जिससे कि हमें आगे के लिए आपको पता रहे कि हमें किस टॉपिक पे किस तरह से सेशन रखने हैं। थोड़ा हमारे लिए हेल्प मिल जाती है हर चीज में सपोर्ट करने में। सर हमें ये रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है? हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग भी आपको हमारे मानसी जी हैं, वो आपको शेयर कर देंगी। ओके मानसी। ओके। ठीक है। तो आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करने से पहले आपको फीडबैक फॉर्म तो सेंड करूंगा ही, उसमें भी फीडबैक फॉर्म चाहिए मुझे। चैट बॉक्स में भी फीडबैक आपका चाहिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, जिससे कि हम और कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट टाइम आए सेशन लेके। ओके श्योर सर, मैं फीडबैक फॉर्म सबके साथ शेयर कर दूंगी और लिंक भी शेयर कर दूंगी ट्रेनिंग का, वीडियो लिंक। बाकी मुझे चैट बॉक्स में भी आप जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा सेशन। अगर कोई आपका और कोई सजेशन है तो भी आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अभी। तो सर बहुत बहुत अच्छा सेशन था आपका, काफ़ी सारा नॉलेज मिला आज TCS और TDS को लेकर। बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। वेलकम सर। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू दिनेश सर, थैंक यू नेहा मैम। थैंक यू।